गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो ये एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 जो मैंने सीरीज शुरू किया था जिसका नाम है एथ इस सीरीज, उस सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और सिलेबस में चूँकि फर्स्ट क्लास में ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो हमारा टोटल सिलेबस है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो केस स्टडीज़ है। तो केस स्टडीज़ को वैसे हम सेग्रीगेट करके तो नहीं देख सकते, बट यहाँ पर जो चैप्टर 1 है जिससे मैंने लेक्चर शुरू किया था, उस चैप्टर 1 का नाम था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो रिमेनिंग जो 3 वीडियोस हैं इनमें बहुत सारे मुद्दों पे मैंने बात भी किया है। और एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर देयर वर 4 सब टॉपिक्स, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहला सब टॉपिक था, सब टॉपिक नंबर 1, वो था एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर 1 का जो दूसरा सब टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, जो कि आज हम क्लास में कवर करने जा रहे हैं। सब टॉपिक 1B इज़ द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हमें ब्रांचेस ऑफ एथिक्स को भी समझना है। जब हम ब्रांचेस को पढ़ेंगे तभी हम डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ब्रांचेस ऑफ एथिक्स भी हम देखेंगे। एंड इसके बाद थर्ड टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, और फोर्थ है ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ वेरी मच क्रूशियल, है ना। जब मैं ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश करूँगा तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सिलेबस का ऑलमोस्ट 20% हिस्सा आपने कवर कर लिया, है ना। और यहाँ से आपका जो फंडामेंटल तैयार होगा, बेसिक्स जो आप समझेंगे, वो आगे के चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 के सब टॉपिक नंबर 2 के साथ। और अपना ये सब टॉपिक नंबर 2 जो है वो है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को समझाने के लिए मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। तो देखिए, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स की जब हम बात करते हैं, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांचेस में तो एथिक्स को इट हैज़ बिन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन ब्रांचेस, ठीक है। ब्रॉडली 4 मेन ब्रांचेस हैं और उनकी भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को बांट के देखते हैं। तो व्हाट आर दीज 4 मेन ब्रांचेस? ये 4 मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? तो द फर्स्ट ब्रांच हियर इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को कंपैरेटिव एथिक्स भी कहा जाता है। जो दूसरा ब्रांच है, द सेकेंड ब्रांच इज नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट। तो पहला ब्रांच क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। कंपैरेटिव एथिक्स कहने के पीछे कुछ रीज़न है, लॉजिक है, जो मैं आपको समझाऊंगा। द सेकेंड ब्रांच इज नॉर्मेटिव एथिक्स, द थर्ड ब्रांच इज मेटा एथिक्स, एंड द फोर्थ ब्रांच इज अप्लाइड एथिक्स। ओके, तो मेन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, ताकि कोई डायमेंशंस छूटे नहीं, ठीक है। और आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी पूरी की पूरी तैयारी को कर सकें, है ना। तो देखो, जब हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम कंपैरेटिव एथिक्स है, तो इट टेल्स अस, ओके, अबाउट व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज एथिक्स के बारे में बताता है, तो ये बताता है कि व्हाट इज क्या है। नॉर्मेटिव एथिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव एथिक्स इस सेंस में बात करता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। और मेटा एथिक्स इस सेंस में बात करता है कि व्हाट व्हाट इज व्हाट इट मीन्स टू बी गुड। जैसे हम क्या कहते हैं एथिक्स में? गुड, बैड, प्रॉपर एक्शन, इम्प्रॉपर एक्शंस, ठीक है ना। तो मेटा एथिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी गुड एक्शन, ओके, और व्हाट इट मीन्स टू बी बैड एक्शन, व्हाट इट मीन्स टू बी प्रॉपर एक्शन, व्हाट इट मीन्स टू बी improper action without judging the actions, ठीक है। तो in short we can also call that ethics of ethics is called meta ethics, ठीक है। तो meta ethics is very simple, it means what means to be good, or we can say that ethics of ethics is called meta ethics. Or applied ethics is what it simply means, how we should act in real life, and the practical application of ethics is called applied ethics, ठीक है। तो practical application जो है
वो क्या हो गया, अप्लाइड एथिक्स। बट इतने सिंपल मीनिंग, इतने मतलब केवल डेफिनेशन अगर मैं बता दूं या कीवर्ड्स बता दूं तो इससे ये बात आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू इंटर इनटू डिटेल्स ऑफ दैट टॉपिक कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है और इसको कंपैरेटिव एथिक्स क्यों कहते हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस द थीम। और मैं बार बार ये क्लियर कर दे रहा हूँ, इस क्लास में भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस क्लास को मैंने थोड़ा अलग पैटर्न पे डिज़ाइन किया है, इन विच वी विल हैव एलेबरेट डिस्कशंस। ओके, बातचीत करेंगे और बाय डिस्कसिंग द थीम्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके द कॉन्सेप्ट्स। केवल डिस्कशंस के बेसिस पे हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है। तो पहला था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और कंपैरेटिव एथिक्स। ठीक है, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग। डिस्क्रिप्टिव बना है डिस्क्राइब वर्ड से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव किस वर्ड से बना है, डिस्क्राइब। तो सिंपली सबसे पहले तो इस वर्ड को ध्यान में रखो, डिस्क्राइब से क्या बन गया, डिस्क्रिप्टिव। तो द एथिक्स विच डिस्क्राइब्स, जो ये डिस्क्राइब करता है, जो ये वर्णन करता है कि व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव टू बी राइट और रॉन्ग, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग, आम लोग, है ना, किस बात को राइट मानते हैं, किस बात को रॉन्ग मानते हैं, वो सिर्फ इस बात को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का टास्क क्या है, केवल डिस्क्राइब करना, ओनली टू डिस्क्राइब। ठीक है, क्या डिस्क्राइब करना, दैट व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव टू बी राइट एंड रॉन्ग, लोग सही क्या मानते हैं और गलत क्या मानते हैं। ठीक है, इस बात को केवल क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, व्हाट एक्चुअली पीपल बिलीव टू बी राइट एंड बिलीव टू बी रॉन्ग, इस बात को डिस्क्राइब कर देना है। अच्छा बताओ, जब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा तो आप बताओ कि जब आप डिस्क्राइब करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा क्या वो यूनिवर्सल होगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, नहीं। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी वो आपका डिस्क्रिप्शन यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जब भी हम ये डिस्क्राइब करते हैं तो इसको डिस्क्राइब करने में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज इस बात को डिस्क्राइब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ कल्चर इस बात को डिस्क्राइब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ट्रेडिशंस, परंपराएं, परंपरागत जो भी व्यवहार है, ट्रेडिशनल कस्टम्स, बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो भी इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि क्या है, कल्चर स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी कि जब एथिक्स किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है ना, तो उसका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कैसा है, कल्चर स्पेसिफिक है। साथ ही साथ इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये क्या है, रिलेटिव है, इट इज़ रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, और इसीलिए डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, व्हाट is right, what is wrong, what people believe is right, what people believe is wrong, है ना। तो इस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये वाले ब्रांच का यूज करके हम अलग अलग कल्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या डिफरेंट पीरियड में लोगों की कल्चरल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, कैसे वो कल्चरल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस डायनेमिक होती चली गई, इसको हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, राइट। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन में आपने एक खास बात समझी कि डिस्क्राइब करता है ये कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट पीपल बिलीव्स राइट एंड ये खुद नहीं बताता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इस बात को बताता है कि लोग क्या मानते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मतलब इनका काम क्या है कि हम नहीं बता रहे हैं कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है, हम सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक कल्चरल पॉकेट में लोग क्या मानते हैं, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो देखो अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स में, है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, लोगों की मान्यता इसमें क्या कर सकती है, डिफर कर सकती है। और जब ये डिफर कर सकती है तो हम अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, यानी कि रीजनल बेसिस पर, क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स में लोगों के कल्चरल बिलीव्स को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद भी समझ सकते हैं कि लोग क्या मानते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
या फिर इन डिफरेंट एरा, ठीक है, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, लोगों के कल्चरल बिलीव्स, पैटर्न्स, लोगों का जो कल्चरल बिहेवियर है, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं और इससे एक बात समझ सकते हैं कि व्हाट पीपल बिलीव्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। बट केवल और केवल डेफिनेशन डिस्कस कर लेने से आपको ये थीम पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो ड्रेस कोड का एग्जाम्पल है। कैसे ड्रेस कोड का एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसी रिमोट एरिया में आप चले जाइए, किसी विलेज में आप चले जाइए, तो वहाँ पे आमतौर पे आप क्या देखेंगे कि जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो घूंघट करती हैं। ओके, दे वियर्स वेल, ठीक है, घूंघट या पर्दा करती हैं। और औरतें अगर घूंघट या पर्दा करती हैं, सो दिस इज कंसीडर्ड रिस्पेक्टफुल इन दैट रूरल एरिया, इन दैट रूरल कल्चरल पॉकेट, है ना। यानी जब हम गांव में जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, ठीक है, ये जो ड्रेसिंग सेंस है जिसमें वुमेन आर यूजिंग वेल, पर्दा यूज कर रही है, घूंघट यूज कर रही हैं, दिस इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, गुड। ये क्या माना जाएगा, गुड। बट बताओ कि उसी गांव में अगर ये मैडम जी पहुंच जाए फिर क्या होगा, ठीक है। अगर उस गांव में इस ड्रेसिंग सेंस के साथ अगर कोई औरत पहुंच जाए तो इसको क्या माना जाएगा, बैड। तो देखो, इन अ पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिस ड्रेसिंग सेंस इज कंसीडर्ड व्हाट, ओके, इज गुड बाय द पीपल, लोग ऐसा मानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कह रहा है कि मुझसे मत पूछो कि कौन सा ड्रेसिंग सेंस सही है, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में व्हाट पीपल बिलीव। वहीं चलो हम आ जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। आप आ गए मान लो दिल्ली के करोल बाग में, तो आपने क्या देखा, ठीक है, दिल्ली में जिसको भी देखा ऐसे ही देखा, ठीक है। ये वेल या घूंघट दिल्ली में आपको दिखाई नहीं दिया। अच्छा, इन केस मान लो कि आप करोल बाग की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो, ठीक है, और कोई लड़की राजस्थान की रूरल एरिया से कोचिंग करने आ रही है और वो मान लो कि इस गेटअप में आ जाए, तो फिर क्या होगा, ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़, अगर हम यहाँ जाते हैं तो व्हाट वी सी इज़, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दिस काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस, ओके, इज़ कंसीडर्ड व्हाट, इट इज़ एक्सेप्टेड। ये जो वेस्टर्न आउटफिट है ये एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में आते हैं तो दिस इज़ व्हाट, वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है। और इस वेस्टर्न आउटफिट के बिहाफ पर पीपल विल नॉट जज यू, बट इन रूरल एरियाज पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू। तो हमने क्या देखा कि दो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल लिया, वन इज रूरल सेटिंग, वन इज अर्बन सेटिंग, ठीक है ना। एंड इन रूरल सेटिंग, ओके, व्हाट वी सी दैट जो गुड और बैड, ठीक है, इसका जो सेंस है वो अलग हो जा रहा है। अर्बन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इस बात को डिस्क्राइब करता है कि व्हाट पीपल believe is right and wrong in rural area in this cultural context and what people believe in urban pockets in this cultural context। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम क्या है, केवल और केवल डिस्क्राइब करना। ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका रोल क्या है, केवल और केवल डिस्क्राइब करना, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनरल राइट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हिंदू प्रैक्टिसेस आप क्या देखते हो फ्यूनरल राइट्स में, व्हाट डज हिंदूज डू, है ना, क्रीमेट देयर डेड वंस, ठीक है, वो बर्न करते हैं। जबकि इस्लाम में क्या है, ठीक है, कि दे बरी द डेड वंस, ठीक है, वो बरी कर देते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो पारसी कम्युनिटी का, तो पारसी कम्युनिटी क्या करती है, ठीक है, दे लीव द बॉडीज इन द ओपन स्काई सो दैट द स्कैवेंजर बर्ड्स विल कम, है ना, एंड ईट द फ्लेश ऑफ द बॉडी। तो देखो तीनों जगहों पे कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हमने क्या देखा कि हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, हाउ दे क्रिमेट देयर डेड वंस, हाउ दे बरी, हाउ दे जस्ट डू द लास्ट राइट्स, ठीक है, हाउ इन मुस्लिम कम्युनिटी पीपल डू, ओके, द फ्यूनरल राइट्स, एंड हाउ इन पारसीज पीपल डू द फ्यूनरल राइट्स, ठीक है ना। तो ये तीनों कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फ्यूनरल राइट्स की प्रैक्टिसेस क्या है, अलग अलग है। यानी कि बीइंग अ हिंदू, इफ यू विल do the funeral rites in which you will bury the dead one, okay,
तो फिर लोग उस पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, उनको लगेगा कि इस मृत आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट राइट्स जो है, फ्यूनरल राइट्स जो है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं। सेम इसका अपोजिट है, ठीक है, कि इन इस्लाम, इफ यू विल नॉट डू द फ्यूनरल राइट्स एज इट इज सेड इन देयर कल्चर कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने जैसा बताया, अगर वैसा नहीं कर रहे हो, कुछ अलग तरीके से करते हो, तो वहाँ पे द पीपल विल बिलीव कि ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मृत आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। हालांकि मोक्ष वगैरह का कॉन्सेप्ट अलग है, बट फिर भी आप, मुझे लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट को आप समझ पा रहे हो कि वन एग्जाम्पल इज हिंदू रिलीजन, वन एग्जाम्पल इज मुस्लिम रिलीजन, एंड वन एग्जाम्पल इज पारसी रिलीजन। एंड व्हाट डू वी सी दैट द फ्यूनरल राइट्स, okay, in these three religions the cultural practices are different, but all these cultural practices are morally justified within their communities। यानी कि उस कम्युनिटी में, एक कॉफी दे दो, उस कम्युनिटी में ये सारी की सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, मोरली जस्टिफाई है। ये बात आप समझ गए कि उस कम्युनिटी में कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, मोरली जस्टिफाई है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये क्या है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये कल्चर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आप इस बिहाफ पे, ठीक है, आप हिंदू फ्यूनरल राइट्स को देख के इस्लाम फ्यूनरल राइट्स को बैड नहीं कह सकते, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। ये इनटॉलरेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो ये बात कौन बताता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, कि भाई हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लोग क्या मानते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हम वो बताते हैं। हमसे मत पूछो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ठीक है, ये हमसे मत पूछो, बट अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में व्हाट पीपल बिलीव वी आर टेलिंग यू, ठीक है। द थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी इन बिजनेस। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी इन बिजनेस। जैसे हम दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं जापान का और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया का। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जापान में एक कल्चरल पैटर्न है, और वो कल्चरल पैटर्न बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और वो कल्चरल पैटर्न क्या है कि कस्टमर से अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, इट मीन्स ओवर चार्जिंग द प्राइस, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो, अगर आप ओवर चार्ज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, एमआरपी से लिखे गए दाम से ज़्यादा पे बेच रहे हो, ओवर चार्ज कर रहे हो, सो दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड एथिकल। वहाँ पे ये एथिकल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको एथिकल नहीं माना जाता है, ठीक है। और लार्जली द पीपल बिहेव इन दिस वे, ठीक है, वहाँ पे लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है कि वो ओवर चार्ज ना करें, ठीक है। अब इंडिया का एग्जांपल लो, हालांकि इंडिया में आप एमआरपी से ज़्यादा में नहीं बेच सकते, ठीक है, रूल्स लॉज रेगुलेशंस ये हैं, बट इंडिया में एक अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, बार्गेनिंग का, ठीक है। जैसे बार्गेनिंग कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आप मान लो कि किसी वेजिटेबल मार्केट में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल है, सब्जी मंडी में आंटी लोगों को देख लो, वो क्या करती हैं, ठीक है, सब्जी वाले से, सब्जी वाले ने कहा कि भाई आलू जो है, पोटैटो जो है, इट इज़ 40 रुपीज़ पर केजी, तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, दूसरी जगह तो 30 रुपये में मिल जा रहा है, 30 रुपीज़ में मिल जा रहा है, ठीक है। फिर वो बार्गेन करते करते 35 में खरीद लेती हैं, होता है ना बार्गेनिंग, ठीक है। तो व्हाट वी सी इज दैट इन लोकल मार्केट्स वी सी पीपल बार्गेन, लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, बार्गेन करने की वजह से कई बार क्या करते हैं शॉपकीपर्स, ठीक है, प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं, प्राइस को ज़्यादा कर देते हैं, मतलब जितने में बेचना चाहिए उससे ऊपर प्राइस कर देते हैं। उनको पता है कि भाई ये वाली आंटी आएंगी तो बार्गेन करेंगी ही, तो प्राइस को क्या करो, इन्फ्लेट कर दो, और फिर इन्फ्लेट करने के बाद धीरे 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 धीरे, ठीक है, बार्गेनिंग होती है तो प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करके बेचते हैं। तो जो अच्छा बार्गेन कर लेता है ना, उसको प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, जो ठीक बार्गेन नहीं कर पाता है वो बेचारा नुकसान में रह जाता है। दूसरा एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है जो आप सभी लोगों ने देखा, नहीं सबने नहीं देखा होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने देखा होगा वो क्या है, भयंकर ठंडे बियर। जैसे कभी आप हाईवेज वगैरह से जाते हो, बहुत बार ऐसे देखोगे कई सारी बियर शॉप्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि बियर का जो प्राइस होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज बियर का प्राइस है 180 या 250 मान लेते हैं, तो 250 बियर का प्राइस है, बट द शॉपकीपर विल से कि हम इसको आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। क्यों 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, तो शॉपकीपर उसका
रीज़न क्या बताता है? क्योंकि ये बियर ठंडी है, और ठंडी में भी कैसी है? भयंकर ठंडी है। तो ठंडा करने का पैसा कौन देगा भाई? वो भी मैं आपसे लूँगा। यानी बियर का एमआरपी है 250, बट बियर ठंडी और भयंकर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये दिखलाता है कि देखो, अलग अलग सोसाइटीज़ में, ठीक है ना, अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग मार्केट्स में, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स में क्या है? फेयर डीलिंग है ना। फेयर डीलिंग के वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बार्गेनिंग को लोग एक मानते हैं कि यार बहुत एक्सपर्ट हो आप, तो आपको साथ लेके चलेंगे, शादी की मार्केटिंग करनी, आप बार्गेन अच्छा कर लेते हो, है ना। तो फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या करेगा? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से अगर आप ये पूछोगे कि बताओ अच्छा क्या है, जापान वाला कॉन्टेक्स्ट अच्छा है कि इंडिया वाला, वो कहेगा भाई ये मत पूछो मुझसे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट अच्छा है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जापान में, जापान के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डीलिंग कैसी है और इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डीलिंग कैसी है, ठीक है। और यहाँ पे गुड या बैड, ठीक है, ये नहीं कहना, बट ये प्रैक्टिसेस क्या है? कल्चर स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हमें ये नहीं बताता है व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, बट ये हमें अलग अलग सोसाइटीज़ में कैसे कल्चरल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं इन बातों की जानकारी दे देता है। वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इससे भी आप डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ लोगे। जैसे जो दूसरा एग्जांपल है वो मैरिज नॉर्म्स को लेके है, शादी विवाह, ठीक है, से संबंधित जो मापदंड होते हैं उनको लेके। और वो मैरिज नॉर्म्स क्या है? तो मैरिज नॉर्म्स ये है कि एक वर्ड होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब क्या है? वन हस्बैंड विल हैव वन वाइफ, ठीक है। एक वर्ड होता है पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब क्या है? वन हस्बैंड कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। तो देखो क्या है, कुछ इस्लामिक कम्युनिटीज में जो पोलीगैमी है, वन हस्बैंड विल हैव मल्टीपल वाइफ्स, इट इज एक्सेप्टेड, लीगली एक्सेप्टेड। ये सिर्फ कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है, ये क्या है? लीगली एक्सेप्टेड है, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि जैसे हिंदू मेजॉरिटी कल्चर, हिंदू कल्चर में, हिंदू कल्चर में व्हाट वी सी इज दैट मोनोगैमी इज अ नॉर्म, यानी वन हस्बैंड विल हैव वन वाइफ। दिस इज व्हाट? कल्चरली एक्सेप्टेड, एंड दिस इज ऑल्सो लीगली एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी व्हेन यू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, जब आप हिंदू सोसाइटी की बात करते हो, तो यहाँ पे मोनोगैमी क्या है? मोनोगैमी कल्चरली एक्सेप्टेड एंड लीगली एक्सेप्टेड है। यानी कि यहाँ पे पोलीगैमी न तो कल्चरली एक्सेप्टेड है, नहीं लीगली एक्सेप्टेड है। इस्लामिक कम्युनिटीज में पोलीगैमी क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेड है और साथ ही साथ लीगली एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे दिस कॉन्टेक्स्ट इज ओके इस्लामिक कम्युनिटी में, ठीक है, पोलीगैमी को अच्छा माना जाता है, बट हिंदू कम्युनिटीज में पोलीगैमी को अच्छा नहीं माना जाता है, दिस इज नॉट कंसीडर्ड गुड, है ना। तो मेरी बात आप ये समझ गए कि मैरिज को लेकर भी अलग अलग सोसाइटीज में एथिकल व्यूज क्या हो सकते हैं? डिफर कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज को लेकर अलग अलग सोसाइटीज में एथिकल व्यूज क्या हो सकते हैं? डिफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीफ ईटिंग, ठीक है। बीफ ईटिंग देखो, इसको लेके मतलब अपनी कंट्री में भी है ना, समय समय पे बहुत सारे डिबेट्स भी होते रहते हैं, क्योंकि एक हिंदू रिलीजन में, चूंकि हिंदू क्या है, मेजॉरिटी कल्चर क्या है? हिंदूज का है ना। तो यहाँ पे काउस का एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, धार्मिक महत्व है ना। तो काउस का अगर धार्मिक महत्व है एंड काउस आर ट्रीटेड एज मदर्स, ठीक है, उनको माँ का दर्जा दिया गया है, तो बीफ ईटिंग क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में? बीफ ईटिंग क्या हो जाएगा? इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड, एंड इन मेनी स्टेट्स इट इज ऑल्सो नॉट लीगली एक्सेप्टेड। बहुत सारे स्टेट्स में लीगली एक्सेप्टेड भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो बीफ है, ठीक है, बीफ क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर डाइट, ये लोगों के रेगुलर डाइट का हिस्सा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ना, कि डाइटरी हैबिट्स को लेके भी अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। मेरी बात समझ गया ना? कहीं पे कोई चीज़ किसी पार्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कोई कल्चरल प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड गुड, सम इज कंसिडर्ड नॉट गुड, ठीक है ना। तो ये क्या है? कल्चर
स्पेसिफिक भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एंड द सेकंड एग्जांपल इज अबाउट चाइल्ड लेबर। देखो इंडिया में भी चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, है ना। इन डेवलप्ड कंट्रीज, मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट स्टिल there are many developing and underdeveloped countries in the world where child labor is practiced at large scale। ठीक है, अभी भी बहुत सारे अल्प विकसित और विकासशील देश है जहाँ पे बाल श्रम, है ना, बड़े पैमाने पे ये मतलब प्रचलित है। और ये जो बाल श्रम, चाइल्ड लेबर अभी भी कुछ जगहों पे प्रचलित है, इसका रीज़न क्या है कि ये उनके लिए एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है। जैसे स्लेवरी सिस्टम एक टाइम ऐसा था, जैसे मैंने कहा ना कि कल्चर्स को अगर हमें रीड करना है तो रीजन स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक दोनों देखना होगा। तो स्लेवरी एक टाइम ऐसा था कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका जब फ्री हुआ और अमेरिका का अपना एक, अमेरिका के पास दुनिया का पहला संविधान आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद भी वहाँ पे स्लेवरी वॉज नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ। स्लेवरी लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं था, यह सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बाद में चल के, ठीक है, इसके लिए एक बड़ी लड़ाई हुई, है ना, और उसके सिविल वॉर हुआ और उसके बाद स्लेवरी वॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो वैसे ही अभी कुछ जगहों पे गरीबी इतनी ज़्यादा है ना, कि लोग मतलब अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों से भी मजदूरी करवाते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये इकोनॉमिक नेसेसिटी है। ठीक है, तो अब बड़ा मुश्किल है इस बात को, अभी हम इंडिया में भी देखते हैं, देखो इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट यू विल फाइंड दैट बहुत सारी छोटी दुकानों पे, स्मॉल शॉप्स पे, टी शॉप्स हो सकती हैं या फिर छोटे मोटे ढाबे होते हैं, वहाँ पे अभी भी हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चे छोटे मोटे काम में वहाँ लगे होते हैं, जैसे पानी पिलाना, चाय पिलाना, इस तरह के काम में लगे होते हैं, है ना। तो लीगली तो हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, बट इन प्रैक्टिस वी कैन सी, ठीक है ना। हालांकि डेंजरस वर्क प्लेस पे चाइल्ड्स को अब यूज़ नहीं किया जाता है ना, वहाँ पे उनको नियुक्त मतलब उनको नहीं लगाया जाता है काम पे, बट हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी कंट्रीज स्टिल टुडे, है ना। एंड लीगली इट इज़ प्रोहिबिटेड इन सम कंट्रीज, बट इन प्रैक्टिस, ठीक है, वी सी दैट चाइल्ड लेबर इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जब चाइल्ड लेबर की बात करेगा तो वो क्या करेगा, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेगा, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस को स्टडी करेगा। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम यही है, ये बताना कि अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर कहीं पे चाइल्ड लेबर है तो वहाँ चाइल्ड लेबर क्यों है, इसके लिए कौन कौन से सामाजिक आर्थिक कारक उत्तरदायी हैं, व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो that will study. Now we take another example, and the next example is the example of, you can say, LGBTQ plus, है ना। ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में। तो देखो अभी क्या है कि LGBTQ+ राइट्स को बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ लीगल प्रोटेक्शंस भी दिया है। ठीक है, जैसे कनाडा का एग्जांपल हो गया, नीदरलैंड्स का एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एक्सेप्टेंस के साथ क्या है, लीगल प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लेस्बियंस, गे, ठीक है, इस तरह के रिलेशंस को क्रिमिनल एक्ट लोग समझते हैं और ये सोशल टैबूज का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड पीपल डोंट कंसीडर इट राइट। तो देखो इन सम कंट्रीज व्हाट इज हैपनिंग, ओके, the rights of LGBTQ are accepted, they are legally protected। कुछ कंट्रीज में राइट्स जो हैं LGBTQ के वो एक्सेप्टेड भी हैं, स्वीकार किए जाते हैं, साथ ही साथ वो लीगली प्रोटेक्ट भी किए जाते हैं। जबकि कुछ कंट्रीज में क्या कंडीशन है ना, कि लोग LGBTQ राइट्स को, है ना, एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। उनको लगता है कि ये हमारे कल्चर पर बहुत बड़ा खतरा है, डीजनरेशन ऑफ द यूथ है, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा देखो, जिन कंट्रीज में आज LGBTQ राइट्स को एक्सेप्टेंस है, ठीक है, उसको लीगल प्रोटेक्शन है, कुछ वर्षों पहले तक वहाँ पे एक्सेप्टेंस और लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, बट आज एक्सेप्टेंस और लीगल प्रोटेक्शन है। तो ये एग्जाम्पल दो चीज़ों को दिखलाता है कि जब हम कल्चरल हैबिट्स की बात करते हैं, है ना, तो ये रीज़न स्पेसिफिक भी है और साथ ही साथ
ये टाइम स्पेसिफिक भी है, ठीक है। कुछ खास जगहों पे क्या हो रहा है, यही LGBTQ राइट्स, ठीक है, दे आर गुड बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट एंड प्रोटेक्टेड बाई लॉ। कुछ जगहों पे दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई लॉ, है ना। सो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, दिस इज कल्चर स्पेसिफिक ऑल्सो एंड दिस इज रीजन स्पेसिफिक ऑल्सो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब आप समझ पाए कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मोरल बिलीव्स को, ठीक है। अच्छा, मोरल बिलीव्स को अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, रीजन स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम क्या है, डिस्क्राइब करना। और जब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कल्चरल हैबिट्स को, है ना, रीजन स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक डिस्क्राइब करेगा, तो इससे हम अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग कल्चर्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द रीजन दैट वी से दैट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज ऑल्सो कंपेरेटिव एथिक्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को कंपेरेटिव एथिक्स कहने का एक रीजन ये है। यानी कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में, कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये प्रेस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है, ये बताता नहीं है, ठीक है, दैट विच मोरल बिलीव्स आर गुड, विच मोरल बिलीव्स आर बैड। ये जजमेंट देना डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम नहीं है। उसका काम केवल और केवल क्या है, डिस्क्राइब करना है, न कि जजमेंट देना। मेरी बात समझ गया ना, न कि प्रेस्क्राइब करना। तो हमेशा याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम क्या है, ओनली टू डिस्क्राइब, नॉट टू प्रेस्क्राइब, नॉट टू गिव जजमेंट। व्हाट टू डिस्क्राइब, तो मोरल बिलीव्स where in different regional context and in different time zones, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, अब ये पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि हमने डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को समझा। देखो, जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर हमारा जो विचार होता है, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ज़्यादा टॉलरेंट होने लगते हैं। क्योंकि अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता है, इसलिए मैंने कहा कि एथिक्स ठीक है, एथिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है, बुकिश नहीं है। बट बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि बुकिश नॉलेज से हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, उनको एक आकार मिल जाता है या सोचने का सही डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो परिवेश है, हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी सोसाइटी है, पेरेंटिंग है, इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए कि क्या है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगले सेगमेंट पे जाना है, और अगला सेगमेंट क्या है, आफ्टर दिस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया कि जो एथिक्स है, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स है, इसके मैंने कितने डिविजन्स बताए थे, 4 डिविजन्स बताए थे, जिनमें पहला क्या था, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है। अच्छा देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे लॉजिक ये है कि जब आपके साथ मैं PYQs डिस्कस करूँगा, जो प्रोग्राम मैंने कम्प्लीटली सेपरेट रखा है, अलग रखा है, क्योंकि एक बार जब आप कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से समझ जाएंगे तो PYQs को, है ना, इफेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे। नहीं तो एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो ये आती है कि बार बार वो PYQs का रट्टा मारते हैं, और मतलब दिस एग्जाम इज डिफरेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपको देखो कीवर्ड्स पे तो पकड़ बनानी होगी, और कीवर्ड्स पे पकड़ कैसे बनेगी, तो बार बार अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे और स्टडी करेंगे तो हमारी कीवर्ड्स पे पकड़ बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को समझे रहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझे रहते हैं, तो रिवाइज करना बहुत आसान होता है। हमें केवल कीवर्ड्स रिवाइज करना होता है, ठीक है। और मेजर पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने थोड़े बढ़िया से उसको स्टडी किया हुआ है, इन डिटेल्स, इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है, तो बार बार रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में ही आप अपने इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। यानी कि पहले से ही अगर आप कुछ ऐसे पैटर्न पे स्टडी कर रहे हो कि आपने पूरी की पूरी एथिक्स मान लो कि 20-25 आवर्स में ख़त्म कर लिया, है ना, तो ट्रस्ट मी, आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं, और नहीं वो क्लास काम आने वाली है, ठीक है। बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी साइंटिफिक, बहुत ही साइंटिफिक है।
एंड एथिक्स कोरिलेट्स विथ ऑल पोर्शंस ऑफ जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के सारे पोर्शंस से जुड़ जाता है ना. सो व्हेन वी आर रीडिंग एथिक्स, तो एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग, we are also practicing many important and core themes of other GS papers. दूसरे GS papers के भी important और core themes को हम practice कर रहे होते हैं. ठीक है. तो descriptive ethics का मतलब आपने समझ लिया. जैसे जब केस स्टडीज आते हैं, केस स्टडीज में यू आर प्लेस्ड इन अ सिचुएशन, आपको एक ऐसे सिचुएशन में रखा जाता है और जिसमें एथिकल डिलेमा होती है, और फिर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इस एथिकल डिलेमा की कंडीशन में आपका जो निर्णय होगा या फिर आपका जो जजमेंट होगा, आपका जो एक्शन होगा, वो क्या होगा. ठीक है. दूसरा सवाल उसमें ये होता है कि मतलब आपने आपके जो एक्शंस थे, इन एक्शंस को गाइड करने वाले फैक्टर्स कौन थे, आप कौन सा एक्शन लोगे, एंड वाई यू विल टेक दिस एक्शन. ठीक है. आप कौन सा एक्शन लोगे और ये एक्शन क्यों लोगे. ठीक है. साथ ही साथ आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, it means that we must be aware about the ethical dilemma, the different nature of actions, but the scientific construct of those actions also. ठीक है. कि हमारा जो एक्शन है उसका साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट क्या है, ये भी हमें समझना होगा. तो बेसिकली हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होगी, और पहले तो मैं, चूंकि मुझे बताना पड़ेगा, ये कीवर्ड्स बताने पड़ेंगे, टेक्निकल चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और फिर इसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा. बट एप्लीकेशन थ्रू PYQs हम लास्ट में करेंगे. ठीक है. अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए. तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से समझ में आया कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है. नाउ यू कैन इजीली राइट 150 वर्ड्स, लिख सकते हो ना. तो डेफिनेशन को रटना नहीं है हमें. ठीक है. क्या करना है, डेफिनेशन के कुछ कंपोनेंट्स को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, कुछ एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में फिक्स कर लेने हैं, एंड इन आवर ओन वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, वी हैव टू राइट इन आवर आंसर्स, या वी हैव टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन आवर आंसर्स. ठीक है ना. तो रट्टा नहीं मरना है. राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, डेफिनेशन. ठीक है. और उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स को समझना होता है. तो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक. सो द सेकेंड टॉपिक हियर इज नॉर्मेटिव एथिक्स. ठीक है. और प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स. अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इसके पहले डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बताया था तो उसमें क्या कहा था कि डज नॉट प्रेस्क्राइब. ये प्रेस्क्राइब नहीं करता है. ठीक है. कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए. इसका मतलब एथिक्स का वो ब्रांच जो प्रेस्क्राइब करता है. किस बात को प्रेस्क्राइब करता है. ठीक है. तो हाउ वन ऑट टू बिहेव. ठीक है. किसी इंडिविजुअल को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किन मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, इस बात को जो प्रेस्क्राइब करे. ठीक है. या हमारे जो नॉर्म्स जो हैं, वैल्यूज जो हैं, या फिर हमारे जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या होने चाहिए, व्हाट ऑट टू बी. ओके. और हाउ वी शुड बिहेव. जो ब्रांच इस चीज को प्रेस्क्राइब करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स. उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स. ठीक है ना. तो देखो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या करेगा, हमारे सामने एक सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स रख देगा. ठीक है. नैतिक नियम या मानदंड हमारे सामने आ जाएंगे. ठीक है. और उन नैतिक नियमों और मानदंडों को आधार बना के, ठीक है, हमें ये इवेलुएट करना होगा कि हमारा कौन सा एक्शन राइट एक्शन है और कौन सा एक्शन रॉन्ग एक्शन है. मेरी बात समझ गया ना. सो दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स विल डू व्हाट, दिस ब्रांच ऑफ एथिक्स will put before us a set of moral standards का एक सेट रख देगा. right. This branch will put before us some norms, and on the basis of those norms and on the basis of those moral standards we will evaluate our actions, that which of that what actions are right and what actions are wrong. ठीक है ना. हमारे सामने एक मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉर्म्स रखा जाएगा जिसके बिहाफ पर हमें अपने एक्शंस को जज करना है कि हमारे एक्शंस कौन से है ना राइट हैं और कौन से रॉन्ग है. जैसे प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन आपने वर्ड सुना होगा,
जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, आपको कोई बीमारी रही होगी, डॉक्टर ने एक पर्चा लिखा होगा, उसी पर्चे को आप क्या कहते हो? प्रिस्क्रिप्शन। यानी डॉक्टर उस पर्चे पे लिखता है, ठीक है, आपको कौन सी दवा खानी है, कितने टाइम खानी है, कितने टाइम नहीं खानी है, और आप उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी गई बातों को क्या करते हो? जैसा डॉक्टर ने बताया एज इट इज़ फॉलो करते हो, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे प्रिस्क्रिप्शन को तो फिर आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो वैसे ही ये वर्ड क्या है? प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि हमें सोसाइटी में अगर रहना है तो सोसाइटी में रहते हुए किन नॉर्म्स को फॉलो करना है, ठीक है, वो मोरल स्टैंडर्ड्स क्या है जिनको हमें फॉलो करना है, ये बताया जाएगा, ठीक है, इस ब्रांच में। पहले वाला जो ब्रांच था डिस्क्रिप्टिव, वो ये बताता नहीं था, ठीक है, कि आपको कौन से नॉर्म्स और मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। वो सिर्फ बताता था कि अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग टाइम जोन में लोग किस तरह के कल्चरल हैबिट्स को फॉलो करते हैं। नॉर्मेटिव, प्रेस्क्रिप्टिव हमें ये बता रहा है कि हमें किस तरह के कल्चरल हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, व्हाट ऑट टू बी, इस बात पे फोकस है, राइट। तो ये जो ब्रांच है नॉर्मेटिव एथिक्स, इसमें देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज, राइट। और हमें वी हैव टू लर्न अबाउट दीज थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज, हमें उन थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज को पढ़ना है, ठीक है ना। और उन थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज के बेसिस पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट थियरी है वो क्या है? वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। द सेकेंड वन इज deontological ethics or duty ethics, and the third is consequentialism, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। वर्चू एथिक्स, दूसरा क्या है? डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, और ड्यूटी एथिक्स, द थर्ड वन इज टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़ना है आज की क्लास में। वी विल डिस्कस वन पार्ट, ठीक है, बिकॉज पिछली बार की जो वीडियो है तो वो काफ़ी लंबी हो गई थी, 3 आवर्स की हो गई थी, है ना। तो मुझे भी लगा कि इट विल बी प्रैक्टिकल कि हम वीडियोस को शॉर्ट रखें और अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ करें, है ना। तो आप एक बार में किसी एक टॉपिक पे अपना अच्छा कमांड बना पाओगे। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस व्हाट? नॉर्मेटिव एथिक्स का कौन सा वाला हिस्सा? 2A, दैट इज कॉल्ड वर्चू एथिक्स। तो लेट्स सी व्हाट इज वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स क्या है? तो देखो क्या है, वर्चू एथिक्स कुछ फिलोसोफर्स के टीचिंग से जुड़ जाता है। मेनी टाइम्स इन एथिक्स पेपर वी नीड टू कोट द फिलोसोफर्स, कई बार ज़रूरी पड़ जाता है। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट कोटिंग द फिलोसोफर्स, ओके, सो इनडायरेक्टली वी विल यूज द रेफरेंस दैट इज गिवन बाय दोज फिलोसोफर्स, ठीक है। हमारे मोरल जजमेंट में कई बार वो रेफरेंसेस हमें लिखने होते हैं कि ये डिसीजन हमने लिया तो क्यों लिया, ये एक्शन हमने लिया तो क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न वी नीड टू स्टडी अ फ्यू फिलोसोफर्स, ठीक है। वर्चू एथिक्स, तो इन वर्चू एथिक्स, okay, what we see that there are three philosophers and their ideas, okay, teachings, and they are related to virtue ethics। ये जो तीन philosophers हैं, इन्हीं की teachings virtue ethics से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है प्लेटो और दूसरा है एरिस्टोटल। तो मैं आपको दो ही बता रहा हूँ, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, थॉमस एक्विनस भी है, बट प्लेटो और एरिस्टोटल के आइडियाज़ है ना रिलेटेबल हैं, आप रिलेट कर सकते हो। तो देखो शुरू में तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो, जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो सेज दैट, है ना, प्लेटो क्या कहता है पहले समझाऊंगा इसको इजी वर्ड्स में। भैया व्हाट प्लेटो सेज? प्लेटो सेज दैट वर्च्यू इज हार्मनी ऑफ द सोल। मैंने कहा ना कि वर्च्यू इथिक्स की बात कर रहा है, और प्लेटो क्या कह रहा है? वर्च्यू इज द हार्मनी ऑफ द सोल एंड इंटरनल डिस्पोजिशन मैटर्स। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी है। पहला कि वर्च्यू क्या है, और प्लेटो ने वर्च्यू को हार्मनी ऑफ द सोल क्यों कहा है, दिस आई विल डिस्कस, ठीक है। दूसरी तरफ व्हाट एरिस्टोटल सेज, एरिस्टोटल क्या कहता है? दैट वर्च्यू इज द मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। वर्च्यू क्या है? दो एक्सट्रीम्स के बीच वाली स्थिति है, राइट, दो एक्सट्रीम्स के बीच की स्थिति है। तो हमें यह भी समझना होगा कि एक्सट्रीम्स क्या है और उन एक्सट्रीम्स के बीच की स्थिति क्या है, ठीक है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो
अगर ये बात हम समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो वर्चू है, ये वर्चू क्या है। तो वर्चू डेवलप्स, ठीक है। वर्चू एथिक्स इज नॉट अबाउट अ सिंगल एक्ट बट अबाउट हु यू बिकम थ्रू योर एक्शंस। यानी कि वर्चू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ठीक है ना। अपने एक्शंस में अगर हम कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करें, सिर्फ किताबी ज्ञान से, ठीक है, नहीं होता, बट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है, धीरे धीरे हमारे एक्शंस क्या होने लगते हैं, हमारे मोरल कैरेक्टर को डिफाइन करने लगते हैं। तो वर्चू आर द सेम काइंड ऑफ दिस थिंग्स दैट हाउ आवर एक्शंस स्टार्ट डिफाइनिंग आवर मोरल कैरेक्टर, कि हमारे एक्शंस कैसे हमारे मोरल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, जब एरिस्टोटल ने मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स कहा ना, तो इसी को एरिस्टोटल का गोल्डन मीन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए और बातचीत करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि क्या है, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल, पहले मैं आपको क्या बता दूं, एरिस्टोटल वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आप प्लेटो वाला आसानी से समझ पाओगे। जैसे देर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड करेज, ठीक है, और करेज इज अ वर्च्यू, ठीक है। देखो, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूं कि वर्च्यू क्या है, ठीक है। तो पहले तो कुछ वर्ड्स से आप फेमिलियर हो जाओ। फॉर एग्जांपल, करेज, कंपैशन, जेनरसिटी, डिलीजेंस, कॉन्फिडेंस, ऑल दीज आर द वर्च्यूज। ये सब क्या है, वर्च्यूज हैं। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक सिविल सर्वेंट को, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, हमें एट मल्टीपल टाइम्स वी नीड टू अप्लाई दीज वर्च्यूज, ठीक है। ये सभी वर्च्यूज की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल लाइफ में भी एक आम इंसान को भी इन वर्च्यूज की जरूरत पड़ती है। तो करेज, कंपैशन, जेनरसी, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस, ऑल दीज आर द वर्च्यूज। देयर आर मेनी मोर वर्च्यूज आल्सो, कुछ और भी वर्च्यूज हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल का गोल्डन मीन प्रिंसिपल देखते हैं, और जैसे ही हम एरिस्टोटल के गोल्डन मीन प्रिंसिपल को देखेंगे तो हमें वर्च्यू समझ में आ जाएगा कि क्या है। और जब वर्च्यू समझ में आ जाएगा, फिर हम प्लेटो के भी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। एरिस्टोटल का गोल्डन मीन प्रिंसिपल जो है ना, जैसे महात्मा बुद्ध टॉक्ड अबाउट, ओके, मिडिल पाथ, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की थी, वैसे ही एरिस्टोटल किस चीज़ की बात कर रहा है, गोल्डन मीन की बात कर रहा है। एरिस्टोटल इज टॉकिंग अबाउट गोल्डन मीन, ठीक है। इसका मतलब गोल्डन मीन क्या है, क्या है गोल्डन मीन। तो इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, है ना, चूजिंग द मिडिल पाथ इज द गोल्डन मीन, है ना, मध्यम मार्ग का चयन ही क्या है, गोल्डन मीन है, राइट। एंड व्हाट डज इट मीन चूजिंग द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ को चूज करने का मतलब क्या है, इट मीन्स नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, यानी अ पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, राइट, अ पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है ना, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, दिस इज व्हाट, अ पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है, अ पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। यानी कि दो एक्सट्रीम्स के बीच का जो रास्ता है, वही क्या है, वही है वर्च्यू। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, वन इज व्हाट, टू मच, वन इज व्हाट, टू लिटिल, इनके बीच क्या है, वर्च्यू लाई करता है। तो टू मच इज ऑल्सो अ वाइस, टू मच भी एक बुराई है, और टू लिटिल इज ऑल्सो अ वाइस, टू लिटिल भी क्या है, एक बुराई है। तो इस बात को समझो कि अ पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स इज वर्च्यू, ये वर्च्यू है। यानी कि इफ वी टॉक अबाउट टू मच, दिस इज ऑल्सो बैड, वाइस। इफ वी टॉक अबाउट टू लिटिल, दिस इज ऑल्सो बैड, ये भी बुरा है, दिस इज ऑल्सो वाइस, ये भी बुरा है। बट इन दोनों के बीच में जो है, दैट इज व्हाट, गोल्डन मीन, वही गोल्डन मीन है, एंड दैट गोल्डन मीन इज वर्च्यू। वही गोल्डन मीन क्या है, वर्च्यू है। दोनों के बीच में जो लाई करता है, दैट इज गोल्डन मीन, एंड दैट इज कॉल्ड वर्च्यू, ठीक है। नाउ I will give you some examples here so that you could understand the concept. This here I have written a few words. जैसे पहला क्या लिखा है, courage, है ना। तो courage जो है, if we take this example, so there are two extremes, ठीक है, दो extremes हैं। One extreme is rashness, one extreme is rashness, एक extreme है rashness, and the second extreme is
कोवर्डिस, कोवर्डिस कायरता, ठीक है ना, कोवर्डिस, ठीक है। इट मीन्स दिस रैशनेस इज टू मच, रैशनेस क्या है, टू मच है। कोवर्डिस इज व्हाट, टू लिटिल, कोवर्डिस क्या है, टू लिटिल है, रैशनेस टू मच है, कोवर्डिस इज व्हाट, कोवर्डिस इज टू लिटिल। और इन दोनों के बीच में जो है वही क्या है, गोल्डन मीन। और इन दोनों के बीच में क्या लाई करता है, करेज, एंड करेज इज गोल्डन मीन, सो करेज इज वर्च्यू। इन दोनों के बीच में क्या है, करेज, यानी कि रैशनेस इज व्हाट, रैशनेस इज वन एक्सट्रीम, ठीक है, एंड कोवर्डिस इज सेकेंड एक्सट्रीम, कोवर्डिस इज सेकेंड एक्सट्रीम, एंड the middle path here is golden mean, the middle path here is golden mean, and this middle path is courage, and courage is a virtue. This is one example to make you understand कि middle path क्या है, virtue है, ठीक है। अब देखो क्या है, क्यों मैंने टू एक्सट्रीम्स कहा, इस बात को आपको समझना है। जैसे एक वर्ड मैंने क्या यूज किया, कोवर्डिस, कायरता, इसको आप कहते हो। तो कोवर्डिस का मतलब क्या होता है, कोवर्डिस सिंपली मीन्स व्हाट, लैक ऑफ करेज, साहस की कमी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है, लेकिन आप उन कठिनाइयों और चुनौतियों से मजबूती से लड़ नहीं पाते हो, यह समस्या को देख के भाग खड़े होते हो। इसका मतलब क्या है कि आप कम साहसी हो, ठीक है। अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरे इस निर्णय से मुझे पेन हो सकता है, ठीक है, मेरे करियर को खतरा हो सकता है, मुझे शारीरिक नुकसान हो सकता है, और आप डर जाते हो, ठीक है, डर के पीछे हट जाते हो, भाग जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड कोवर्डिस। उसे ही हम क्या कहते हैं, कायरता कहते हैं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ठीक है। दिस वर्ड इज वेरी फेमस एंड यू ऑल नो दिस, दिस इज कॉल्ड कोवर्डिस। दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है, रैशनेस। तो कोवर्डिस भी क्या है, एक बुराई है। रैशनेस का मतलब क्या है, रैशनेस मीन्स, है ना, कई बार हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, यानी बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए, बिना परिणाम की परवाह किए, ठीक है, कई बार हमारा जो डिसीजन होता है या हमारे जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होते हैं, तीव्र होते हैं। हमारे एक्शंस केयरफुली प्लान नहीं होते हैं, वो केयरलेस एक्शंस होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इम्पल्स बेस्ड एक्शंस होते हैं, यानी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, कॉन्सिक्वेंसेस पे बिल्कुल विचार हमने नहीं किया, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किया गया काम, वो किस कैटेगरी में आता है, दैट इज कॉल्ड रैशनेस, ठीक है। तो एरिस्टोटल का कहना है कि रैशनेस जो है बिना जल्दबाजी में, ठीक है, इम्पल्सिव होकर, बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय, ये क्या है, ठीक है, वाइस है। और क्या है, दिस इज एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम है। कोवर्डिस क्या है, ठीक है, साहस की कमी, दैट इज टू लिटिल का, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम, एंड बोथ दीज टू आर वाइसेस, ये दोनों क्या है, वाइसेस है। तो कोवर्डिस भी क्या है, वाइस है, रैशनेस भी क्या है, वाइस है। तो वर्च्यू क्या है, करेज। एंड व्हाट इज करेज, करेज मीन्स, देखो, किसी भी इंसान के अंदर डर का होना स्वाभाविक है, मानते हो इस बात को, डर सबके अंदर होता है, तो डर का होना तो स्वाभाविक है किसी में भी। तो देखो, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर होने के बावजूद, इवन व्हेन यू आर स्केयर्ड, यू आर एबल टू फेस द डेंजर, ठीक है। आप खतरे का सामना या खतरे की चुनौती करने के लिए, खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। जैसे आप फायर फाइटर का एग्जाम्पल लो, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है, और फायर फाइटर को आग बुझाना है, तो उसे उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट से सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो होता है ना, ठीक है, थ्रेट टू लाइफ, जीवन को खतरा होता है, बट इसके बावजूद वो क्या करता है, ठीक है, ही टेक्स अप द करेज और मोरल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड हैंडल द सिचुएशन वेरी इफेक्टिवली एंड ब्रेवली। वो फायर फाइटर क्या करता है, उस सिचुएशन को बहुत ब्रेवली हैंडल करता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि उस फायर फाइटर के अंदर क्या है, करेज है। तो करेज, जब करेज की जब हम बात करते हैं, तो करेज में मेंटल स्ट्रेंथ
और फिजिकल स्ट्रेंथ, दोनों की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, और इन सब के साथ एक और वर्ड हम जोड़ सकते हैं, वो है मोरल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो फिजिकल स्ट्रेंथ को हम हटा दी थे, तो मेंटल स्ट्रेंथ और मोरल स्ट्रेंथ, ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, करेज, ठीक है, साहस, डर या कठिनाई से मजबूती से लड़ने की क्षमता, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया फायर फाइटर का, कि फायर फाइटर ने एक बिल्डिंग में घुसकर, ठीक है, लोगों की क्या करी, जान बचाई उसने। तो इसका मतलब क्या है कि फायर फाइटर डर तो रहा है, बट उसने जो परिचय दिया, किस चीज का परिचय दिया, सो द आंसर इज फिजिकल करेज। यानी फायर फाइटर ने किस चीज का परिचय दिया, फिजिकल करेज का, फिजिकल करेज का। सो दिस इज करेज, है ना, कि आप डर रहे हो, बट इन ऑर्डर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर पीपल यू आर रेडी टू फेस दैट डेंजर, आप उस डर का सामना करने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि आप आपको पता चलता, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और वहाँ किसी करप्शन, किसी भ्रष्टाचार का आपको पता चलता है, और आप डिसाइड करते हो कि आप विसल ब्लोअर बनोगे, है ना। इट मीन्स यू हैव मेक अप योर माइंड टू डू व्हाट इज राइट, इवन इफ इट इज अनपॉपुलर, यू नो दैट इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा, है ना, मुझे इसका नुकसान हो सकता है, पर्सनल लेवल पे मुझे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बट स्टिल यू हैव द मोरल करेज टू डू दैट, है ना। सो इफ यू डिसाइड टू बी अ विसल ब्लोअर, आप विसल ब्लोअर बनते हो, ठीक है, तो ये दिखला रहा है कि आपने किस चीज का परिचय दिया, मोरल करेज का। अच्छा, कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, जस्टिस एच आर खन्ना का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि जस्टिस एच आर खन्ना का जो जजमेंट था मेजॉरिटी बेंच में, उनका जजमेंट इन 4 जजेस के जजमेंट से क्या था, अलग था। तो अलग जजमेंट उन्होंने दिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से हाथ धोना पड़ा, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच आर खन्ना ने जो डिसीजन लिया, वो क्या दिखलाता है कि एच आर खन्ना के अंदर जो वर्च्यू है, वो वर्च्यू कौन सा है, मोरल करेज का है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद हम एक और नई चीज को देखो, रिलेट करके देखते हैं। जैसे आपने गांधी, महात्मा गांधी की एक बुक का नाम सुना होगा, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ऐसा है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी ने क्या किया है, ही हैज एडमिटेड हिज मिस्टेक्स, उस बुक में उन्होंने अपने मिस्टेक्स को एडमिट किया है। अच्छा ये बताओ कि अपनी गलतियों को एडमिट कर लेना पब्लिकली, ये करेज का, साहस का काम है कि नहीं, हाँ ये भी साहस का काम है, एंड दिस इज कॉल्ड इमोशनल करेज, दिस इज कॉल्ड इमोशनल करेज, इसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल करेज। तो आप ये एग्जांपल समझ गया ना, करेज इज अ वर्च्यू, एंड दिस करेज कैन बी, ठीक है, फिजिकल करेज, दिस करेज मे बी, ओके, मेंटल करेज, ठीक है, एंड दिस करेज मे बी इमोशनल करेज, ये इमोशनल करेज भी हो सकता है। एग्जाम्पल गांधी इज एग्जाम्पल, गांधी का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ बताया, ठीक है। तो करेज क्या है, दो एक्सट्रीम्स के बीच में निकलने वाला गोल्डन मीन है या मिडिल पाथ है, जिसमें पहला एक्सट्रीम क्या हो गया, रैशनेस, तो रैशनेस क्या हो गया, वाइस, बुराई, और कोवर्डिस, कायरता, ये भी क्या हो गई, वाइस और बुराई, इसे भी हम क्या कहेंगे, वाइस और बुराई। तो आप ये बात समझ गए कि वर्च्यू का मतलब क्या है। अगर हम एरिस्टोटल से पूछें तो एरिस्टोटल क्या कहेगा कि भैया वर्च्यू का मतलब है कि दो एक्सट्रीम्स के बीच जो गोल्डन मीन है वही वर्च्यू है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है ना, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एंड okay, let's see one more example, and this is the example, देखो, compassion example, this,
ओके, सो वी आर लुकिंग एट द एग्जाम्पल नंबर 2, कंपैशन। तो देखो कंपैशन इज ऑल्सो अ मिडिल पाथ, ठीक है, बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। और यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स कौन सा है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम नंबर 1 इज, ठीक है, दैट इज insensitivity. Insensitivity, this is extreme number 1. And extreme number 2 is, extreme number 2 is sentimentalism. Extreme number 2 is sentimentalism, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, पहला है insensitivity और दूसरा है sentimentalism। और अगर आप एरिस्टोटल से पूछोगे तो एरिस्टोटल कहेगा कि दिस इज ऑल्सो वाइस एंड दिस इज ऑल्सो वाइस, ठीक है। ये दोनों बुरा है, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, जैसे इनसेंसिटिवनेस, इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, आप सबको पता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनसेंसिटिविटी इट सिंपली मीन्स व्हाट, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कि आप इनसेंसिटिव हो। किस चीज़ को लेके इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो तो दूसरों के फीलिंग्स की परवाह नहीं करते हो, इनसेंसिटिव हो, दूसरों के पेन की परवाह नहीं करते हो, आपके अंदर सिंपैथी या एम्पैथी जैसी चीज़ें नहीं है, ठीक है, आप इमोशनली रेस्पॉन्सिव नहीं हो, आप इमोशनली अनरेस्पॉन्सिव हो, ठीक है। तो इनसेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि द पर्सन इज इमोशनली अनरेस्पॉन्सिव, इमोशनली अनरेस्पॉन्सिव, वो इमोशनली क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, ठीक है ना। ही डज नॉट केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स और पेन, तो उसके अंदर क्या है, सिंपैथी भी नहीं है और एम्पैथी भी नहीं है, वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता है, राइट, दूसरों की पेन की परवाह नहीं करता। जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले भी होंगे, जैसे आप किसी आदमी से मिले, किसी पर्सन से मिले और सपोज कि आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, और आप दुखी हो क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी और शायद एक दो नंबरों से आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, ठीक है। एंड यू हैव अ रूम पार्टनर, आपका एक रूम पार्टनर है और वो जॉब करता है कहीं, वो प्रिपरेशन नहीं करता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करता है। तो आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया तो आप थोड़े दुखी हो, ठीक है। और उस कंडीशन में आपने उस दुख, उस पेन या उस सफरिंग को उस व्यक्ति के साथ शेयर किया क्योंकि आपने पूरे एक साल की मेहनत की थी और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। तो आपके रूम पार्टनर ने क्या कहा, जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू किया या कि यार एक दो नंबरों से रह गया या कुछ ऐसा, उसने पूछा भी नहीं आपसे कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, पर जैसे ही आपने बताना शुरू किया, सामने वाले ने कहा कि देख भाई, तेरी प्रॉब्लम है अपने पास रख, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तू देता रहा, प्रीलिम्स 2 बार दे, 4 बार दे, है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनने का। अच्छा बताओ, ये जो बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें सामने वाले ने कोई भी कंसर्न नहीं दिखलाया एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसका क्या है, रूम पार्टनर है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, कोई उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसका जो ये रिस्पॉन्स होगा, उस बताओ ये रिस्पॉन्स शॉकिंग रिस्पॉन्स और बिहेवियर है कि नहीं, हाँ, ये रिस्पॉन्स क्या है, शॉकिंग रिस्पॉन्स और बिहेवियर है, ठीक है। यानी दूसरों की भावनाओं या दूसरों की स्थिति के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना, पूरी तरह से बेरुखी दिखाना, दिस इज कॉल्ड इनसेंसिटिविटी, इसी को हम कहते हैं संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी। अब आप बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, ठीक है, और अगर आपके अंदर इनसेंसिटिविटी है, तो बताओ क्या आप अपने काम के साथ जस्टिस कर पाओगे, द आंसर इज नो, ठीक है। अगर इनसेंसिटिविटी है तो आप भले ही एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, कोई कॉमन आदमी हो, तो भी आपके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, ठीक है ना। तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आप जहाँ भी रहोगे आपके आसपास आपकी निगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती रहेगी। सो दैट इज़ नॉट गुड, इनसेंसिटिविटी इज नॉट गुड, है ना। अब दूसरी तरफ जो सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड इज व्हाट, दूसरा वर्ड क्या है, दैट इज सेंटिमेंट। तो देखो एक पर्सन का व्यवहार मैंने बताया जो पूरी तरह से क्या है, इनसेंसिटिव है। अच्छा दूसरा सेंटिमेंटलिज्म क्या है, जैसे मान लो कि आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, अब मान लेते हैं फिर से एक दूसरा रूम पार्टनर, ठीक है, दूसरा केस मान लो कि वो रूम पार्टनर भी जॉब करता है, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई,
ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनने लगा, अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा, 1 नंबर से नहीं हुआ, अच्छा आप दुखी होके बता रहे हो उससे कि भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, देखो बस ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर ठीक हो गया होता तो मेरा प्रीलिम्स हुआ होता, आज मैं मेंस लिख रहा होता, मेरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तब तक होता क्या कि आप जिससे ये प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो उसकी आंखों में आंसू भर गए, ठीक है, वो लगा रोने। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अभी बता रहे हो कि सामने वाले ने उस प्रॉब्लम के साथ खुद को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लिया, ठीक है, कि वो रोने लगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इमोशन हो गया, टू मच इमोशंस। तो देखो, टू मच रिलाइंग टू मच ऑन इमोशंस इज ऑल्सो नॉट गुड। कई बार ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं, है ना, कि वो इमोशंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उन्हीं को आप क्या कहते हो, इमोशनल फूल, जिनमें सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटलिज्म होगा, ठीक है, एक्सेसिव रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, एक्सेसिव इमोशनल रेस्पॉन्स होगा। तो देखो, एक्सेसिव इमोशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, इज ऑफन अनरियलिस्टिक, इट इज आइडियलाइज्ड, ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड। अगर ये हमारी पर्सनैलिटी में है तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वाइस इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहता है कि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वाइस इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि देख भाई, ये भी क्या है, वाइस है, इसको भी हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। भावुकता, बहुत अधिक भावुकता, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, ओके। अब इसके बाद आते हैं बीच में, तो लास्ट वर्ड क्या है, कंपैशन। तो दोनों के बीच का जो रास्ता है दैट इज कंपैशन, जो मिडिल पाथ है, गोल्डन मीन है, दैट इज कंपैशन। हियर द गोल्डन मीन और मिडिल पाथ इज कंपैशन। और ये कंपैशन क्या है, दिस कंपैशन, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड करुणा, सहानुभूति, यानी किसी दूसरे ने अपनी समस्या हमें बताई और उसकी समस्या को हमने सुना, ठीक है, अगर वो दुखी है तो उसके साथ साथ हम भी दुखी हुए, बट ठीक है, इट मीन्स देखो क्या है यहाँ पे, दो चीज़ें, कंपैशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, पहला एम्पैथी एंड द सेकेंड इज एक्शन। एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन, ठीक है ना। एंड हाउ एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन, लेट्स डिस्कस कैसे एम्पैथी और एक्शन दोनों मिलके कंपैशन होता है, ये भी हम बात करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो किसी ने अपनी समस्या बताई, ठीक है, उस समस्या को आपने सुना, और उस समस्या को सुनने के बाद, ठीक है, आपने, जैसे मान लो वही एग्जांपल मैंने फिर से लिया कि आपका कोई रूम पार्टनर है जो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आपने प्रीलिम्स दिया, आपका नहीं हुआ, आप दुखी हो, तो आपका रूम पार्टनर कहेगा यार देखो, लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, फिर कोशिश करो, ठीक है, अभी जो तुमने इतनी मेहनत की तो अब तुम बिगिनर तो हो नहीं, है ना, तो दिस ईयर आपको क्या करना है, यू विल मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और आप फिर से कोशिश करो, और इस बार आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए, है ना, कि आप फाइनल सिलेक्शन ले लो। और इन केस इफ यू फेस एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी, है ना, तो डोंट हेजिटेट टू शेयर विथ मी, ठीक है, बिकॉज आई एम अर्निंग, ठीक है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, ये जो रेस्पॉन्स है, आपको लग नहीं रहा है कि ये रेस्पॉन्स बिल्कुल अलग रेस्पॉन्स है, जिसमें एम्पैथी के साथ साथ एक सपोर्टिव एक्शन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है कि सामने वाला कभी फाइनेंशियल हेल्प मांगे ही नहीं आपसे, ठीक है, बट आपने एक आश्वासन तो दिया, ठीक है, कि आई एम नॉट जस्ट फीलिंग बैड, ठीक है, इफ यू आर feeling pain, you are feeling bad that you have not cleared claims, I am also feeling bad for you, but at the same time, ठीक है, आई एम ऑफरिंग सम हेल्प एंड सपोर्ट टू यू, कि मुझसे जहां भी तुम्हारी हेल्प हो पाएगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड गोल्डन मीन इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, एंड दिस इज कॉल्ड वर्च्यू। इन द सेम वे जेनरसिटी इज अ वर्च्यू, वर्च्यू, है ना। जेनरसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति की, इफ यू आर डूइंग हेल्प, a kind of help to any individual without having some expectations, ठीक है, that is called your generosity। यानी किसी की हमने हेल्प तो की, बट उस हेल्प करने के बदले में हमने, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, और हमारा एक्शन क्या है, अनसेल्फिश एक्शन है, ठीक है। हेल्प करने का मतलब सिर्फ पैसे से हेल्प करना नहीं होता है, किसी के साथ मुसीबत में खड़े रहना, अपना समय देना, ठीक है,
उसको सहारा देना, ठीक है, उसको बातों से सपोर्ट करना, ठीक है, उसको हिम्मत बनाना, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ जेनरसिटी। इन सबको हम क्या कहते हैं? जेनरसिटी कहते हैं। तो जेनरसिटी इज ऑल्सो अ वर्च्यू, ये भी क्या है? वर्च्यू है। इन द सेम वे डिलीजेंस, दिस इज ऑल्सो अ वर्च्यू। और डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस सिंपली मीन्स व्हाट? केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन डूइंग समथिंग, ठीक है। कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप डिलीजेंस और डिसिप्लिन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। परिश्रम, मेहनत, लगन, दैट इज डिलीजेंस। आप डिलीजेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस, अटेंशन, डेडिकेशन इनके साथ तैयारी कर रहे हो, और आपकी मेहनत जो है उसमें क्या है? कंसिस्टेंसी है, ठीक है। आप अपने गोल को लेकर फोकस्ड हो, आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हो, सो दैट इज कॉल्ड ओके डिलीजेंस। उसे ही हम क्या कहते हैं? डिलीजेंस। तो ऑब्वियस है सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए डिलीजेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिलीजेंस अगर उसके अंदर है तो वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकता है, बट एट द सेम टाइम दिस डिलीजेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ब्यूरोक्रेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स एज वेल। ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी ये डिलीजेंस उतना ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट वर्च्यू इज कॉन्फिडेंस। अगला वर्च्यू क्या है? कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कि हमारा खुद में विश्वास होना, ठीक है। बिलीव इन आर सेल्फ। इफ़ यू आर बिलीविंग योर एबिलिटीज, अगर आपको अपनी योग्यताओं पे विश्वास है, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, जैसे आपने कोई डिसीजन लिया और आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजंस की वजह से, ठीक है, आपको चैलेंजेस होंगी, चैलेंजेस आएंगी, चुनौतियां आएंगी, बट दे आर द पार्ट ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। वो इस निर्णय का पार्ट है, आउटकम है। अगर ये मैंने डिसीजन लिया, मेरा अगर एक्शन ये है, तो ऑब्वियसली देर विल बी चैलेंजेस, ठीक है, चुनौतियां आएंगी। एंड आई विल नॉट फियर फ्रॉम दीज चैलेंजेस, मैं इन चुनौतियों से डरूंगा नहीं। आई विल ओवरकम दीज चैलेंजेस, मैं इन चुनौतियों से लड़ूंगा, इन चुनौतियों से निपटूंगा, एंड वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये विश्वास आपके अंदर है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। यही क्या है? कॉन्फिडेंस, ठीक है। आत्मविश्वास, अपने आप में विश्वास होना, अपनी क्षमताओं पे विश्वास होना, ठीक है। अपनी क्षमताओं, अच्छा देखो, कई बार क्या होता है, हमें अपनी क्षमताओं का सही आकलन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वी शुड बी फैमिलियर विथ वॉट आवर एबिलिटीज आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फैमिलियर दैट आई हैव द एबिलिटी टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ और ठीक पढ़ा लेता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। और इस विश्वास की बदौलत, राइट, इफ आई विल डू कंसिस्टेंट एफर्ट, honest effort, if I am very much firm with my decision, so one day I will be successful, ठीक है। So obviously I will be successful, but I am not good in playing cricket, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये दिमाग में बिठा लूँ कि नहीं, मैं क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दूंगा, तो फिर ये थोड़ा सा क्या हो गया? ये हो गया कि हमने अपनी क्षमताओं को ठीक ढंग से नहीं पहचाना। मेरी बात समझ गया ना? तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने आप में विश्वास होना, अपनी क्षमताओं पे विश्वास होना, बट इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको अपनी क्षमताओं का आकलन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू आर फेमिलियर विथ योर पर्सनल एबिलिटीज, अगर आपको आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं से परिचय है, आपको यकीन है, आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को ठीक ढंग से आपने कैलकुलेट किया है, तो आपके अंदर क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है ना? ये चीज़ है। अच्छा, क्या होता है दूसरा? जैसे अब इसके भी अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं कॉन्फिडेंस के, ठीक है। कॉन्फिडेंस में एक वर्ड क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में एक वर्ड क्या हो गया? सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको आप आत्मविश्वास कहते हो, ठीक है। दूसरा होता है सोशल कॉन्फिडेंस, ठीक है। सोशल कॉन्फिडेंस, सोशल कॉन्फिडेंस का मतलब, ठीक है, if you are confident in interacting with other people, if you are confident in solving the problems and challenges of other people, so that is called social confidence, right? And the third one is moral confidence. Moral confidence का मतलब, okay, you know that your decision is based on some ethical values, ठीक है। And if you are firm to your decisions, even under pressure, even facing challenges, you are firm to that decision, so that is called
मोरल कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपने कोई निर्णय लिया और आप जब उस राह पे चल रहे हो तो आपके सामने बहुत सारी चुनौती आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपने उन चुनौतियों में रहते हुए भी अगर आपने डिसीजंस पे फॉर्म रहना सीख लिया, दृढ़ रहना सीख लिया, सो दैट इज कॉल्ड मोरल कॉन्फिडेंस। उसे ही हम क्या कहते हैं, मोरल कॉन्फिडेंस। मेरी बात समझ गया? तो ये कुछ वर्ड्स थे। तो कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड होता है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने महत्व को बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगता है, एक्सग्रेट करता है, ठीक है, अपने सेल्फ इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। यानी देखो, एरोगेंस और कॉन्फिडेंस दोनों में एक पतली डिवाइडिंग लाइन है कि जब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या बन जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है ये काम तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, ठीक है, उसके साथ आप क्या करते हो? कॉन्फिडेंस बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंस, प्लस एट द सेम टाइम आपने अपनी एबिलिटीज पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया एंड यू स्टार्टेड डिसरेस्पेक्टिंग अदर्स, सो दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। उसे ही हम क्या कहते हैं? एरोगेंस कहते हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, एरोगेंस क्या है? टू मच, एंड दैट इज अ वाइस। वो क्या है? वाइस है। अहंकार या घमंड क्या है? वाइस है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, देखो दुनिया कॉन्फिडेंट लोगों को पसंद नहीं करती है। पीपल आर मेनी अ टाइम्स जेलस विद पीपल, द अदर पीपल। तो मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, बट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू विल स्टार्ट सेइंग दैट यू आर एरोगेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि आप बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि यार हमें अपना जीवन नहीं बर्बाद करना है सिविल सर्विस की तैयारी में, 1 और 2 ईयर्स में मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है, और ऑब्वियस है उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इधर उधर जो भी आप पहले टाइम बर्बाद करते थे उसको थोड़ा सा सेव करके चलना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। और उस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं 1-2 साल तक थोड़ा सा मतलब अ, अपने आप को मतलब थोड़ा लोगों से काट के रखूँगा, अननेसेसरली सोशल नेटवर्किंग साइट्स या यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, तो इस तरह से मैं मतलब अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। एंड इन दैट प्रोसेस, ओके, what will happen, many people will come and they will say that he is very arrogant, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर इसको ज़्यादा घमंड हो गया है कि आईएएस बन जाएगा, तमाम तरह की बातें लोग करते हैं। तो देखो क्या होता है, सवाल ये है कि एक कॉन्फिडेंट आदमी को अगर लोग एरोगेंट कह रहे हैं तो उनको ये समझ में भी तो आना चाहिए कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि बहुत थिन लाइन होती है और हमें उन्हें समझना होता है। तो देखो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है, देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स। तब आप इन कीवर्ड्स को क्या कर सकोगे? अपने आंसर्स में अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वी शुड understand the meaning or the keywords, then we will be able to apply these keywords in the answer। तो मुझे लग रहा है कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। एक और वर्ड होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो अ वर्च्यू। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है कि यू आर अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है, यू आर नॉट बोस्टफुल, ठीक है। ह्यूमिलिटी को हम विनम्रता कहते हैं, यानी कि आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, बट एट द सेम टाइम यू आर फैमिलियर विथ योर ओन लिमिटेशंस। आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इन उपलब्धियों के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस को भी जानते हो, ठीक है। आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, बट उस कैपेबिलिटी के साथ साथ दूसरों के विचार, दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी एक्सेप्ट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी और विनम्रता। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्च्यू। तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, ह्यूमिलिटी, दीज ऑल आर कॉल्ड वर्च्यूज इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो के वर्ड में अगर हम कहेंगे, सॉरी, इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, दिस ऑल आर वर्च्यूज। इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं? वर्च्यूज कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट, ओके। तो वर्च्यू में मैंने क्या, गोल्डन मीन में क्या बताया था कि गोल्डन मीन मीन्स चूजिंग द मिडिल पाथ। अब आप इसका मतलब समझ पा रहे हो? नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल, बट जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ बिहेवियर और इमोशन इन एनी सिचुएशन।
यानी किसी सिचुएशन में एक बैलेंस्ड बिहेवियर, राइट अमाउंट ऑफ बिहेवियर, राइट अमाउंट ऑफ सिचुएशन, राइट अमाउंट of emotion in any situation, that is called, okay, golden mean, middle path. Aristotle believed that virtue lies between two extremes. Aristotle क्या कह रहा है कि दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या होता है, वर्च्यू होता है, राइट दो एक्सट्रीम्स क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, वाइसेस हैं, वन इज टू मच द अदर इज टू लिटिल, है ना। तो वर्च्यू क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो वर्च्यू इज मीन्स व्हाट, बैलेंस बिटवीन excess and deficiency, this is called virtue. तो एरिस्टोटल के गोल्डन मीन से हम क्या सीखते हैं, सो इट टीचेज अस टू लीव अ बैलेंस लाइफ एंड अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, ठीक है, कि कैसे एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। इट हेल्प अस टू डेवलप प्रैक्टिकल विजडम। ऑब्वियस है कि जब आप वर्च्यूज से फैमिलियर रहोगे, और वर्च्यूज, अच्छा देखो ये वर्च्यूज ऐसा नहीं है कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया और ये वर्च्यूज आपने जान लिए और सीख लिए, नहीं, आपको पहले तो इन वर्च्यूज को जानना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो कि मैं हूँ, कई बार मुझे ऐसा लग जाता है, फील हो जाता है, ठीक है, कि मैं मतलब एरोगेंट स्टेटमेंट कोई दे रहा हूँ, ठीक है, बट आई रियलाइज एंड आई मेक एफर्ट कि शायद दूसरी बार मैं ऐसा ना करूँ, तो मैं अपनी गलतियों को क्या करता हूँ, पहचानता हूँ, ठीक है कि नहीं, ये मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल अवॉइड दैट मिस्टेक, ठीक है। तो आप ये बात समझ रहे हो ना कि ये क्या है, वर्च्यू कैसे डेवलप होता है, विथ प्रैक्टिस, ठीक है। It will not come all of a sudden. When we'll start practicing this, तो a day will come when that will be the part of your moral behavior. जब आप उसको प्रैक्टिस करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके moral behavior का हिस्सा हो जाएगा, and that is called practical wisdom. Doing the right thing at the right time in the right amount. तो देखो क्या लिखा है, doing the right thing at the right time and in the right amount, ठीक है, right time, right thing and in the right amount. So what is Aristotle's golden mean? Golden mean means choosing the middle path, not too much, not too little, but just the right amount of behavior or emotion in any situation. Aristotle believed that virtue lies between two extremes, ठीक है, both of which are vices, one is too much, the other is too little. So virtue is what? Balance between excess and deficiency. I hope that you have got this point, ठीक है। Now there is another concept, okay, तो कुछ और चीज़ें मैं बता दूं जिससे आप और बेहतर समझ पाओ, तो आपको याद हो जाएगा क्लास में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। जैसे क्या होता है कि सच बोलना, स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है, सच बोलना क्या है, इट इज़ अ वर्च्यू, ठीक है, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ रेस्पेक्टफुली, सो दैट विल डिमांड व्हाट, करेज। जब आप कोई सच बोलते हो, ठीक है, और रेस्पेक्टफुली, सो उसके लिए क्या चाहिए, करेज चाहिए। मेरी बात समझ गया ना। कई बार क्या होता है कि सच बोलने से लोग घबराते हैं, वो देखेंगे कि बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ करप्ट बिहेवियर है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बट दे विल स्टे साइलेंट, वो चुप रह जाएंगे। सो दैट इज कोवर्डिस, वो क्या है, कायरता है। स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोलना रेस्पेक्टफुली, अगर आपने कहीं पे देखा कि कुछ गड़बड़ है तो आपने सच बोला, ठीक है, और अपनी आवाज़ उठाई, दैट डिमांड्स व्हाट, करेज, उसके लिए साहस की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि सच को, ट्रुथ को लोग बहुत र्यूडली बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रैशनेस, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैशनेस। तो हमें ध्यान रखना है कि वी शुड स्पीक द ट्रुथ, बट वी शुड स्पीक द ट्रुथ विथ करेज एंड रेस्पेक्टफुली। जैसे एक और एग्जांपल दूं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज हियर, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। वन पॉसिबिलिटी कैन बी योर लेजीनेस। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लेजीनेस। जैसे अपने आसपास आप बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखोगे तो ये दोनों तीनों गुण उनके अंदर दिख जाएगा। द सेकेंड इज व्हाट, डिलीजेंस, ठीक है, आई एम टॉकिंग विथ रेस्पेक्ट टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स। एंड द थर्ड इज ऑब्सेशन, थर्ड वर्ड इज ऑब्सेशन। अगर आप एरिस्टोटल से पूछोगे, ठीक है,
तो एरिस्टोटल विल से दैट डिलीजेंस इज द गोल्डन मीन, ठीक है, एंड लेजीनेस एंड ऑब्सेशन बोथ आर वाइसेस। लेजीनेस और ऑब्सेशन बोथ आर व्हाट, वाइसेस, एंड डिलीजेंस इज व्हाट, वर्च्यू। क्यों ऐसा है, एरिस्टोटल क्यों ऐसा कहता है? कहता है कि एक सिविल सर्वेंट, सॉरी, एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट, राइट, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इफ ही इज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट हिज प्रिपरेशन, मतलब आप दिल्ली आ गए, आपने फ्लैट वगैरह ले लिया, बट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, आपने कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया, बट 2 महीने से कोचिंग वोचिंग गए नहीं, आपको सिलेबस वगैरह का कोई आइडिया नहीं कि क्या सिलेबस है, ठीक है, किसी ने पूछा कि प्रीलिम्स दिया था इस बार, आपने पूछा अच्छा प्रीलिम्स कब हुआ था, आपको ये भी नहीं पता, ठीक है, आपने 2025 प्रीलिम्स का पेपर भी नहीं देखा, एंड यू आर एमिंग टू क्लियर 2026 प्रीलिम्स एग्जाम। सुबह से शाम तक आप एसी चला के, ठीक है, भयंकर ठंडी बियर का सेवन करते रहते हो, ठीक है, तो इट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट कमिटेड, ठीक है, टूवर्ड्स योर एम, एंड दैट इज योर लेजीनेस विथ दिस रेस्पेक्ट। ये क्या है आपका, लेजीनेस। तो एक ये सिनेरियो हो गया। सपोज अ सेकेंड एस्पायरेंट है ना, हु इज डूइंग व्हाट, हु इज रीडिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, एक दिन में 16 घंटा पढ़ रहा है वो, कितने दिन पढ़ पाएगा बेचारा, ठीक है, हु इज रीडिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, कंप्लीट बर्नआउट, ठीक है, 16 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है, किसी से कोई बातचीत करना नहीं, मिलना जुलना नहीं, ठीक है, and you will find that after 1 month or 2 months, what will happen, there is a greater probability that, okay, his entire preparation scheme will be disturbed, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन, ठीक है, complete burnout, the stage of complete burnout, that is not a good plan, good strategy, so that is called obsession, and in the words of Aristotle, this is not right, this is a vice। एरिस्टोटल कहता है ये तो वाइस है। और डिलीजेंस क्या है, इफ एज अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट आपको पता है कि हाँ मेरा फोकस क्या है, ठीक है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे कितनी देर पढ़ाई करनी है, कोचिंग भी करना है, कोचिंग के नोट्स को भी रिवाइज करना है, ठीक है, आई हैव टू बैलेंस, लाइफ को भी बैलेंस करना है, यू आर वेरी सिंसियर, यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग थिंग, तो दैट इज कॉल्ड, ओके, अ वर्च्यू। उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्च्यू कहते हैं, ओके। सो आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन। तो वर्च्यू बेस्ड एथिक्स जो हमने बात की, तो उसमें वर्च्यूज क्या हैं, ये सारे वर्च्यूज हैं, और एरिस्टोटल बताता है कि वर्च्यूज कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वर्च्यूज क्या होते हैं। सो फॉर दैट ही हैज गिवन अ प्रिंसिपल एंड दैट इज कॉल्ड गोल्डन मीन प्रिंसिपल। उसे ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन मीन प्रिंसिपल। अब दूसरा जो फिलोसोफर है, ये भी वर्च्यू बेस्ड एथिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि टीचर है ना, इसके टीचिंग्स को हम वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में पढ़ते हैं, तो वो है प्लेटो। और प्लेटो, देखो प्लेटो में यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इनर हार्मनी ऑफ द सोल लीड्स टू जस्ट एक्शन, है ना। अब आपको समझना है यहाँ पे दो चीज़ें कि इनर हार्मनी ऑफ द सोल क्या है एंड व्हाट इज जस्ट एक्शन। तो पहले मैं इसको थोड़ा बता दूं, देन आई विल डिस्कस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो प्लेटो क्या मानता था, प्लेटो बिलीव दैट अ पर्सन सोल और माइंड हैज 3 पार्ट्स, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जो सोल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स इसने बताया। पहला पार्ट क्या है, रीजन, ठीक है, जो इट इज लाइक अ जज, जो जज की तरह काम करता है। दूसरा पार्ट क्या है, स्पिरिट, जो काम कैसे करता है, लाइक अ सोल्जर। एंड द थर्ड पार्ट इज डिजायर विच वर्क्स लाइक अ चाइल्ड, है ना। तो जो हमारे सोल में रीजन, रीजन किस चीज का काम करता है, जज की तरह काम करता है, यानी रीजन वाला जो पार्ट है सोल का वो क्या है, थिंकर है या डिसीजन मेकर है। वहीं दूसरी तरफ जो स्पिरिट वाला पार्ट है ये क्या है, इमोशनल है और करेजियस है, क्योंकि सोल्जर में क्या होता है, सोल्जर्स आर करेजियस, ठीक है। तो स्पिरिट वाला पार्ट क्या है, इमोशनल है और करेजियस है। डिजायर्ड वाला पार्ट क्या है, द पार्ट दैट क्रेव्स प्लीजर, फूड, मनी एक्सेट्रा लाइक अ चाइल्ड। डिजायर में जैसे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, ठीक है, कि चिल्ड्रन ऑफन क्रेव्स फॉर टॉयज, चॉकलेट्स, फूड, मनी, इस तरह की चीज़ें। तो एक जो पार्ट है वो चाइल्ड वाला भी है, ठीक है। प्लेटो ने ये कहा
कि हमें इन तीनों को बैलेंस रखना होगा, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनर हार्मनी ऑफ द सोल। समझो इस बात को, द सोल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सोल हैज थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है, जज का। जज क्या है, डिसीजन मेकर या थिंकर। ये कौन है, डिसीजन मेकर या थिंकर। सोल्जर, सोल्जर वाला पार्ट क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट बताया ना आपको। उसी तरह से ये किस चीज से रिलेट कर दिया, चाइल्ड वाला डिजायर से रिलेट कर दिया, राइट। अब इसका ये क्या कहना है, प्लेटो का क्या कहना है कि हमें तीनों को क्या करना है, बैलेंस रखना है। यानी कि जो रीजन है, रीजन, चिंतन, इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल, नियंत्रित रखना है। ठीक है, रीजन को क्या करना है, कुछ लोग ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ वाइस, जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहा नहीं, आपको क्या करना है, अपने रीजन या थॉट्स को, आइडियाज को, राइट, क्या करना है, कंट्रोल रखना है। तो यू विल हैव टू कंट्रोल योर रीजन, आपको रीजन को कंट्रोल रखना होगा। ठीक है, एंड क्या करना होगा, कैसे आप अपने रीजन को कंट्रोल रख पाओगे, तो इट विल बी सपोर्टेड बाय करेज। रीजन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो इट विल बी सपोर्टेड बाय करेज। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वी विल हैव टू कीप आवर डिजायर्स इन चेक। वी हैव टू कीप आवर डिजायर्स इन चेक। हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना होगा, नियंत्रित रखना होगा। और कहा कि ये तीनों अलग अलग पॉसिबल नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। यानी इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। कहा कि इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें, योर स्पिरिट, योर रीजन एंड योर डिज़ायर, जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, संतुलित होती है, इन कंट्रोल होती है, ठीक है, आपके नियंत्रण में होती है, ठीक है, आपके डिजायर्स चेक्ड होते हैं, आपका रीजन इन कंट्रोल होता है, आपका स्पिरिट, है ना, इन दोनों चीजों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तब जाके आपका जो बैलेंस्ड लाइफ जो है ये हो पाता है। ठीक है ना। यानी अब देखो, ये सोल की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सोल की बात कर रहे हैं, तो देखो इफ वन इंडिविजुअल सोल विल हैव सच बैलेंस, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल सोल का ऐसा बैलेंस है, तो किसी एक के ऐसा होने से तो सोसाइटी में जस्टिस नहीं आएगी ना। ठीक है, बट हर आदमी जब इसको प्रैक्टिस करेगा तो फिर क्या होगा, जस्टिस इन सोसाइटी बिगिंस, बिकॉज इनर हार्मनी ऑफ द सोल लीड्स टू जस्ट एक्शन। ठीक है, एंड दिस स्टेज इज व्हाट, दिस स्टेज इज द स्टेज ऑफ इनर हार्मनी ऑफ सोल। ये स्टेज क्या हो गया, दिस स्टेज इज द स्टेज ऑफ इनर हार्मनी ऑफ द सोल। जब सोल की इनर हार्मनी को आपने स्टैब्लिश कर लिया, इन तीनों के बैलेंस को बना लिया, ठीक है, तो जैसे ही आप इन तीनों के बैलेंस को बनाते हो तो इससे क्या हो जाएगा, जस्ट एक्शंस, आपके एक्शंस क्या हो जाएंगे, जस्ट एक्शंस हो जाएंगे, मोरल एक्शंस हो जाएंगे, जस्ट एक्शंस और मोरल एक्शंस। अच्छा, धीरे धीरे एक आदमी, वन इंडिविजुअल, when he will have just actions or moral actions, so it will have a ripple effect. ठीक है, when one individual will have just action or moral action, so it will have a ripple effect. Gradually other people will also start having such just action. हम ethics पढ़ क्यों रहे हैं, या यूपीएससी में जीएस पेपर 4 को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, ताकि आपके एक्शंस क्या हो जाए, जस्ट एक्शंस हो जाए। और जब जस्ट एक्शंस, इंडिविजुअल्स के एक्शंस जस्ट एक्शंस हो जाएंगे, या फिर इंडिया में जितने भी सिविल सर्वेंट के एक्शंस हैं, अगर वो एक्शंस क्या हो जाएंगे, जस्ट एक्शंस हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। जस्टिस इन सोसाइटी विल बिगिन विद द जस्टिस इन द सोल। ये बात कौन कहता है, प्लेटो कहता है। तो मेरी बात समझ गया ना, कि वर्चू को कैसे डेवलप करें, इससे रिलेटेड प्लेटो के आइडियाज हैं कि भाई रेस्पेक्ट, सॉरी, रीजन, ओके, स्पिरिट और डिजायर, इन तीनों को अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम अपने अंदर वर्च्यू को डेवलप कर लेंगे। अब बैलेंस कैसे होगा, सोचो, ये तीन चीजें हैं ना, बैलेंस कैसे होगा, जैसे ठीक है, मान लो कि आपका
मेंस एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का, राइट। और ये जो जज साहब हैं, जो रीजन और थिंकर हैं, ये क्या कह रहे हैं कि आपके मेंस एग्जाम है एंड यू शुड फोकस ऑन स्टडी। आपको कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है, ठीक है, फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई करनी है। अब क्या है, स्पिरिट क्या कहता है, ठीक है, साहस, जो जो स्पिरिट है, स्पिरिट क्या कहता है, ठीक है, कि आई विल स्टे स्ट्रांग, ठीक है, आई विल नॉट यूज एनी सोशल नेटवर्किंग साइट, आई विल नॉट गो टू वॉच मूवीज अननेसेसरली, आई विल नॉट स्पेंड टाइम विद द फ्रेंड्स, ठीक है, एंड आई विल कीप स्टडिंग, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ये क्या करता है, आत्मबल आपका, आपका स्पिरिट है। दूसरी तरफ डिजायर क्या कह रहा है, चाइल्ड वाला क्या है हिस्सा, डिजायर का। तो डिजायर ये कह रहा है कि नहीं यार, पार्टी किए हुए बहुत दिन हो गया, तो पार्टी होना चाहिए, मूवी देखने जाना चाहिए, ठीक है, एक दो बार गांव से घूमा है, मम्मी पापा से भी मिला है। तो ये सब क्या है, डिजायर्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, डिजायर्स हैं। गॉट इट। तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। मेंस एग्जाम नज़दीक है, तो आपका जो रीज़न वाला पार्ट है वो ये कहेगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, स्पिरिट क्या कहेगा, हाँ मुझे पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे अगर स्पिरिट और डिज़ायर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, बताओ। डिज़ायर को आप चेक नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में आपका स्पिरिट क्या कर लेगा, ठीक है, आपको दूसरी डिजायर्स की तरफ मोड़ देगा, और ऐसी कंडीशन में आपका सोल हारमोनियस सोल नहीं होगा, फिर आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैनेज आवर इमोशंस एंड डिजायर, एंड व्हेन विल डूइंग दिस, व्हेन विल बी मैनेजिंग आवर इमोशंस एंड डिजायर्स, जब हम अपने इमोशंस और डिजायर्स को मैनेज करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगी, इनर हार्मनी होगी, ठीक है, और जो हमारा एक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट एक्शन होगा इन द सोसाइटी। हमारे जो डिसीजंस होंगे वो कैसे डिसीजंस होंगे, बैलेंस एंड जस्ट डिसीजंस होंगे। मेरी बात समझ गया ना। दैट्स वाई प्लेटो सेड दैट जस्टिस इन सोसाइटी बिगिंस विद द जस्टिस इन सोल। तो अब आप इसको डिकोड करके लिख भी सकते हो, अगर कभी एग्जाम में भी आ जाए, जस्टिस इन सोसाइटी बिगिंस विद जस्टिस इन सोल। तो पहले जस्टिस इन सोल बता दो कि सोल के कितने पार्ट्स हो गए, 3 है ना। रीजन जज वाला पार्ट हो गया, स्पिरिट सोल्जर वाला पार्ट हो गया, डिजायर चाइल्ड वाला पार्ट हो गया, और हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो क्या होगी, इनर हार्मनी होगी। इनर हार्मनी होगी, हमारे जस्ट एक्शंस होंगे, प्रॉपर एक्शंस होंगे, मोरल एक्शंस होंगे, और इस तरह से क्या होगा कि हम एक लार्जर गुड जस्टिस इन सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, okay, so I hope that you have got my point, that when you're thinking, when your emotions, when your desires, got it, reason means what, thinking. So when you're thinking, spirit means what, emotions, desire. When you're thinking, your emotions and your desires, they are in proper balance, in that case you will live a good life, in that case you will live an ethical life. तो आप कैसे जीवन जियोगे, गुड लाइफ या एथिकल लाइफ जियोगे। सो दिस इज व्हाट प्लेटो सेड, ओके। तो प्लेटो सेड जस्टिस इन सोसाइटी बिगिंस विथ जस्टिस इन soul. So when your thinking, emotions and desires are in balance, you live a good ethical life. जब तीनों बैलेंस होंगे, then in that situation you will live a good ethical life. Okay. Now the second part is deontological ethics. जो दूसरा पार्ट है that is deontological ethics, right? तो let's discuss this. नहीं, deontological ethics we are not going to discuss right now. Okay. बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, देखो डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स आज की क्लास में तो हम नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ स्केच हियर सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये डिवीजन क्या था। सो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 4 ब्रांचेस। टोटल कितने ब्रांचेस है, 4, ठीक है। तो एक हमने कहा ना कि कीवर्ड्स पे पकड़ होनी पहले बहुत ज़रूरी है। तो शुरू की क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग हो सकती हैं, बट लेटर व्हेन आई विल स्टार्ट रिलेटिंग दीज थीम्स विथ क्वेश्चंस, तो इंटीग्रेट जब करना शुरू करूंगा तो फिर आपको मजा आने लगेगा। तो 4 ब्रांचेस की हमने बात करी थी, देयर आर 4 ब्रांचेस। तो इन दिस चैप्टर दैट इज 1B, दिस इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, सिंपली आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक बार इसलिए बता दूं ताकि अगली क्लास में भी चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक रहेंगी। तो एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक ये था डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपेरेटिव एथिक्स, ठीक है। तो आई होप कि यू आर फेमिलियर विथ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड कंपेरेटिव एथिक्स, ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा जो पार्ट था दैट वाज नॉर्मेटिव एथिक्स, द सेकेंड पार्ट वाज नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा पार्ट हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है, ठीक है, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट थियरीज हियर, some important theories in normative ethics. There are some important theories. And what are these theories? Okay, so three theories are very much important. One theory is virtue based ethics, about which I have recently discussed with you. इसमें एक क्या है, virtue based ethics है. The second one is okay, deontological ethics. The second one is deontological ethics. This is also called duty based ethics. दूसरे को हम क्या कहते हैं, duty based ethics, right? The third one is teleological ethics. The third one here is teleological ethics. तो third one is teleological ethics. तीसरा है teleological ethics, right? अब देखो क्या है, this teleological ethics is also known as consequentialism. This is also known as consequentialism, ठीक है, consequentialism. All this I will discuss in detail, ठीक है। और इसी consequentialism में we have to read a few theories, and one is called utilitarianism. Utilitarianism, इस consequentialism में ही क्या आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, utilitarianism. The second is hedonism. Hedonism, इसी तरह से ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, egoism है, altruism है, okay, so there are so many things that we will learn here, okay. Consequentialism, okay, utilitarianism, ये बहुत important है, in other areas of GS also we are going to use it. अच्छा, ये जो duty based ethics है, deontological ethics, what we need to learn here deontological ethics में, तो देखो basically we have to read here three important subparts. One is Kant's categorical imperative. One is Kant's categorical imperative. This we will discuss. Kant का categorical imperative क्या है? Okay. The second topic that we will discuss will be moral absolutism. Moral absolutism. The third topic that we will discuss will be divine command theory. That will be the third topic, divine command theory, right? So in today's class what we have discussed, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो आज की क्लास में, अच्छा देखो यहाँ पे वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में क्या करना था, तो यहाँ पे बेसिकली वी नीड टू डिस्कस टू थिंग्स. वन इज व्हाट, एरिस्टोटल गोल्डन मीन एंड व्हाट आर प्लेटोज थॉट्स ऑन इनर हार्मनी, ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ देखनी थी. सो इन टूडेज क्लास वी हैव फिनिश दीज टू सब पार्ट्स, यहाँ पे इतना ही हम किए हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और साथ ही साथ वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, ओके. इसके बाद की क्लासेस में डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स पे बात करेंगे, टेलोलॉजिकल एथिक्स में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, सो इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लग जाएगा. अच्छा, मेटा एथिक्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एथिक्स ऑफ एथिक्स, ठीक है. मेटा एथिक्स को अभी मैंने इसकी डेफिनेशन को आज की क्लास में बहुत क्लियरली एलिबरेट नहीं किया था, आगे मैं बताऊंगा विथ एग्जांपल मेटा एथिक्स. तो इसमें देखो मेटा एथिक्स में भी तीन इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एक है नेचुरलिज्म, ओके, पहला है नेचुरलिज्म. द सेकंड इज नॉन नेचुरलिज्म, दूसरा है नॉन नेचुरलिज्म, एंड द थर्ड इज prescriptivism. Third is prescriptivism. So this three parts we need to discuss. Then comes the fourth branch, and that is applied ethics. इसके बाद fourth branch है जिसको हम क्या कहते हैं, applied ethics. अच्छा, applied ethics में तो
बहुत पहले मैंने कुछ डायमेंशंस को बताया भी था आपको पहली या दूसरी क्लास में, कि जैसे इन अप्लाइड एथिक्स देयर आर 6 मेजर डोमेन्स हियर. Applied ethics, there are 6 major domains which we will discuss in our class. And what are these major domains? So one is decision ethics. 6 major domains में से पहला जो है वो क्या है? Decision ethics. Decision ethics. The second one is professional ethics. Second one is professional ethics. One is decision ethics. The second one is professional ethics. Then clinical ethics. Clinical ethics. Third one is clinical ethics. The fourth one is business ethics. Business ethics. The fifth one is organizational ethics. Fifth one is organizational ethics. And finally, the sixth one is social ethics. Social ethics. And trust me, we cannot skip a single theory here. यहाँ कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं चाहता तो इन चारों की डेफिनेशंस बता देता और 1 आवर में क्लास फिनिश हो जाती. बट इससे एक प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप क्वेश्चंस को डील करोगे, ठीक है, जब मतलब देखो क्वेश्चन के आंसर तो हर आदमी लिख देता है, ठीक है, जो मन में आए वो लिख दो. आंसर्स आर ऑब्जेक्टिव मेंस एग्जाम, ठीक है. बट क्वेश्चंस को अगर उनके टेक्निकल सेंस में अगर आप डील करोगे और इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स देन यू विल हैव टू एंटर इनटू द डिटेल्स. आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा. एंड दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस एंड एलेबोरेट डिस्कशंस और प्रैक्टिस से ही हो पाएगा. तो एक बार और मैं ये चार्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ बिकॉज इसी पे हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो देर आर 4 मेन ब्रांचेस ऑफ एथिक्स एंड दिस वी आर रीडिंग अंडर द सब टॉपिक 1B दैट इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. इसके अंदर पढ़ रहा है, जिसमें पहला टॉपिक जो आज हमने कर लिया वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव एथिक्स. दूसरा टॉपिक ओके वो क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए. एक हो गया वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, दूसरा हो गया डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स दैट इज कॉल्ड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, और थर्ड हो गया टेलियोलॉजिकल एथिक्स दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशलिज्म. आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया? दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज वर्च्यू बेस्ड एथिक्स. वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में 2 थियरीज हमें जाननी थी. एक जानना था प्लेटो का इनर हार्मनी ऑफ द सोल, और दूसरा हमें जानना था एरिस्टोटल का गोल्डन मीन प्रिंसिपल. ये दोनों हमने समझ लिया. अब आगे मैं वर्च्यूज़ की पूरी लिस्ट बताऊंगा और उसको आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा आफ्टर फिनिशिंग दिस थियरी. तो यहाँ पे मैं जानबूझ के वर्च्यूज़ में बहुत सारे वर्च्यूज़ आपसे इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि क्लास और लंबी हो जाती. सो आवर फर्स्ट प्रियोरिटी इज़ टू फिनिश चैप्टर 1, है ना. इसके बाद डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में यहाँ पे कितने हमें थियरीज पढ़नी है? 3. पहला है कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. कांट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर. सेकेंड वन इज मोरल एब्सोल्यूटिज्म एंड थर्ड इज डिवाइन कमांड थियरी. फिर नॉर्मेटिव का जो थर्ड पार्ट है दैट इज टेलियोलॉजिकल एथिक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशलिज्म. यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है? यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म, इगोइज्म, एल्ट्रुइज्म. देन मेटा एथिक्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एथिक्स ऑफ एथिक्स. यहाँ हमें क्या पढ़ना है? नेचुरलिज्म, नॉन नेचुरलिज्म एंड प्रेस्क्रिप्टिविज्म. इसके बाद आता है अप्लाइड एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स में डिसीजन एथिक्स, ओके, प्रोफेशनल एथिक्स, क्लिनिकल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स एंड सोशल एथिक्स. अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम देखेंगे जैसे सरोगेसी और इस तरह के जो टॉपिक्स है दैट ऑल वी विल डिस्कस विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ current affairs. So here we will discuss at least 5 to 6 important themes which are important for other areas of general studies also. So I hope आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का, ठीक है, क्योंकि सारे चार्ट को पीपीटी पे डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है. और क्लासेस चूँकि 2-3 क्लासेस हो जाती हैं तो पीपीटीज आर अ लिटिल बिट हेल्पफुल, है ना. और ये क्लास हमारी बोर्ड वर्क बेस्ड क्लास नहीं है. दिस इंटायर लेक्चर इज़ पीपीटी बेस्ड लेक्चर, ठीक है. तो बोर्ड वर्क हम ऑफलाइन क्लासेस में यूज़ करेंगे, तो वो एक अलग फॉर्मेट है जो मैंने अलग रखा है. व्हेन आई विल टीच ऑफलाइन विदाउट कैमरा देन आई विल यूज़ बोर्ड वर्क इन दिस पोर्शन, ओके. तो ये हिस्सा हो गया, राइट. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज, तो ये देख लिया आपने, ओके. सो आई होप द इंटायर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड रिमेनिंग टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. और आज की जो नोट्स है, राइट, तो मैं मेल कर दूंगा, ठीक है. जो लोग भी स्टूडेंट मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा
तो आज वाला टॉपिक मैं आपको मेल कर दूंगा, तो उससे आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।